हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट के क्वेश्चन चल रहे थे रे ऑप्टिक्स वाले, और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। 2021 में आया हुआ ये सवाल है। चलो जरा सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं इसको क्या कहा है। ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से जवाब दो, और ठंडे दिमाग के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। अपने माइंड को जितना कूल रखोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तब बिगड़ता है जब तैयारी हमने 100% की कर रखी है, लेकिन हम उसे 100% में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम कूल माइंड के साथ पेपर में नहीं जाते। 100 तरीके की टेंशन लेके हम पेपर में जाते हैं, इस वजह से हम वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। ठीक है, चलो खैर, अब टाइम खराब नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सवाल में पढ़ते हैं क्या कहा। A lens of large focal length and large aperture is better suited as an objective of an astronomical telescope। ठीक है, पहले तो याद दिला दूं मैं आप लोगों को, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या था। मान लो हमें बहुत दूर की चीजें देखनी, जैसे यहां से हमने मून को देखना है, दूसरी गैलेक्सी को देखना है, तो हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। उसी को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं। ये टेलीस्कोप बनता कैसे है? इसमें दो लेंस होते हैं भाई, एक लेंस और दूसरा लेंस। एक लेंस साइज में बड़ा होता है जो आगे लगाया जाता है, ठीक है, और दूसरा लेंस साइज में छोटा होता है। जिधर हमारी आंखें होती है उस तरफ होता है छोटा लेंस, और उस लेंस को कहा जाता है आईपीस लेंस। ठीक है बच्चों, और जिधर मान लीजिए हमें दूसरी गैलेक्सी को देखना है, मून को देखना है, तो मून की तरफ जो है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ जो है, इधर रखो ऑब्जेक्ट जिसको आप देखना चाहते हो, और इधर हमारी होगी आई। तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उस लेंस को साइज में बड़ा रखा जाता है, और उसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव। और जिधर आई होती है उसका नाम होता है आई पीस। ठीक है बच्चों, अब ये जो बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये साइज में काफी बड़ा होता है। साइज इसका बिग होगा, ठीक है, बिग साइज मतलब इसका एरिया बड़ा होगा। सामने से देखने पर एक बड़ा लेंस होगा। उसकी कई वजह है। एक तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर से जो ऑब्जेक्ट आता है उसको साफ देखने के लिए हमें चाहिए कि उससे निकलने वाली जो लाइट रेज हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को हम कैप्चर कर सके, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को हम लेंस के अंदर कैप्चर कर सके बच्चों। तो लेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को कैप्चर करना है, इसलिए उसका साइज बड़ा रखता है, उसका एरिया बड़ा रखते हैं, जिससे हमें वो चीज साफ दिखाई दे सके, मतलब एक बेटर रिजोल्यूशन की इमेज आ सके। तो दो तीन पॉइंट हैं। साइज इसका बड़ा होना चाहिए, मतलब एरिया बड़ा होना चाहिए, बिग एरिया, बिग एरिया लेंस। ठीक है, और दूसरा किस लिए? कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर किया जा सके, बेटर लाइट कैप्चरिंग। ठीक है, और अगला पॉइंट है एक अच्छे रिजोल्यूशन की इमेज बन सके, गुड रिजोल्यूशन इमेज बने ताकि। तो ये सारे पॉइंट उसमें, इसलिए उसके साइज को बड़ा रखा जाता है। ठीक है, अब सोचो जरा, साइज को बड़ा रखा है तो अब इसमें से ऑप्शन ढूंढो। इस सवाल में यही पूछा था कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव को लार्ज अपर्चर का क्यों रखा जाता है, लार्ज फोकल लेंथ का क्यों रखा जाता है। तो लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का इसीलिए रखा जाता है, पहला ऑप्शन दिया,
लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज। बिल्कुल, एक अच्छी क्वालिटी की इमेज अगर बनानी है, ये हमने बोला भी था, बेटर लाइट, ये सॉरी, गुड रेजोल्यूशन इमेज या गुड क्वालिटी इमेज बनानी है तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, ए लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव एंश्योर बेटर लाइट फॉर गैदरिंग, ये भी सही है। फिर ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन, ये भी सही है। तीनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि डी में बोला है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए, आसान सा सवाल था, लेकिन इसके बारे में आपको मैंने फुल नॉलेज दी है, ताकि आप आगे आप कभी अटको ना कि किसी भी टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिसपे सीधे लाइट रेज आके गिरती हैं सन से या जिस कुछ चीज को आप देखना चाहते हो, किसी गैलेक्सी से आने वाली लाइट रेज, तो उस लेंस को काफी बड़ा लिया जाता है और बड़ी फोकल लेंथ का लिया जाता है। ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया इसमें, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओके, ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन with the help of spherometer we can measure। ओके, देखो भाई, आपको बताएं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक तरफ से प्लेन सरफेस और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस, ऐसे लेंस को कहते हो आप प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, अब इन्होंने कहा है इसकी फोकल लेंथ हमें नहीं पता, एफ इसका अननोन है, ठीक बच्चों। अब यहां से स्फेरोमीटर का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहला ऑप्शन फोकल लेंथ, दूसरा ऑप्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस, तीसरा ऑप्शन अपर्चर ऑफ लेंस, चौथा ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। चलो बताते हैं आपको कि क्या आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बताएं आपको, इसका सही ऑप्शन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। अब आपको ये ना 12th में प्रैक्टिकल में भी बच्चों मिलता है, जो कर्व्ड सरफेस है, जैसे इस लेंस को ऐसे रख दो टेबल के ऊपर और इसके ऊपर यहाँ पे स्फेरोमीटर लगा दो, स्फेरोमीटर यहाँ से ऐसे लग जाता है, इस टाइप का होता है वो, बीच में उसके एक स्क्रू रहता है, उस स्क्रू को सेट करके, और साइड वाले स्क्रू मतलब साइड में भी इस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से सेट हो जाते हैं, और यहाँ बीच में एक स्क्रू होता है जिसको घुमा के उसको सेट कर दिया जाता है। उससे क्या करते हैं, उससे ये जो उठी हुई सरफेस है लेंस की, ये वाली, ये जो कर्व वाली सरफेस है, ये वाली, ये जो कर्व वाली सरफेस है, इसकी रेडियस पता लगाते हैं बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसकी आपको देखो इमेज दिखाता हूं कैसा होता है स्फेरोमीटर। एक मिनट पॉज करके मैं इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे इसकी इमेज अरेंज कर दिया आप लोगों के लिए नेट से। इसकी ये इमेज होती है, मतलब स्फेरोमीटर कैसा होता है ये मैं आपको इस इमेज में दिखा सकता हूँ। देख लो आप, इसका कुछ इसी तरीके का मैंने बनाया था आपके सामने। बीच में एक स्क्रू होता है, उसको उससे इसकी जो ऊपर हाइट है ये कितना उभरा हुआ है ये पता चलता है, और साइड में जो ये लेग्स है इनसे पता चलता है कि वो साइड में कितना नीचे गया। तो इससे हम इसकी रेडियस का पता लगाते हैं स्फीयर, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता लगाते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो कि जो स्फेरोमीटर होता है वो किसी भी जो उभरी हुई सरफेस है या उभरी हुई की जगह धसी हुई हो अंदर की तरफ, कर्व्ड सरफेस हो, तो कर्व्ड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करके आपको देता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, 2020 में आया था ये। द पावर ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बच्चों, जिसकी दोनों तरफ की रेडियस एक जैसी होती है, इधर आर इधर आर, और उसकी पावर दे रखी है 10 डायोप्टर, ओके, और रेडियस जो दे रखी दोनों तरफ की वो 10 सेंटीमीटर, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ओके। चलो जरा करते हैं, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला,
याद होगा आप लोगों के 1/f फोकल लेंथ वाला, म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। 1/f फोकल लेंथ, 1/f को क्या कहते हैं, पावर। अरे 1/ फोकल लेंथ पावर होती है कि नहीं, पर चलो तुम पहले एफ निकाल लो, फिर पावर का अच्छा फॉर्मूला जो डायोप्टर में, अगर एफ सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि आर को रखेंगे सेंटीमीटर में, तो हम यहां से पावर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 100/f। तो f की जगह रखा जा सकता है, f की जगह आप रख सकते हो, f को यहां ले आओ, f बराबर 100/p उठाओ और इसको f की वैल्यू को यहां रख दो। तो ये 1/f की जगह 100/p बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r2। ये ऊपर चला जाएगा तो p/100 हो जाएगा, बराबर म्यू -1 और 1/r1 -1/r2। अब जरा सबकी वैल्यू रख दो p की। सर p है 10 डायोप्टर, तो 10/100 म्यू सर निकालना है 1/r1, r1 मान लो इधर वाली रेडियस को r1 कह लो और इधर वाली रेडियस को r2। अब ये जो r1 है, अगर इसको हम कंप्लीट करें सरफेस को ऐसे, तो इसकी जो सेंटर आएगा किधर आएगा, राइट की तरफ, और जो ये इधर वाली r1 है इसका सेंटर किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ। तो r1 को प्लस लेना है, r2 को माइनस। r1 को ले लो +10 और r2 को ले लो बच्चों -10। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10 बराबर म्यू -1, ये बन गया 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/10 2/10 हो गया। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इधर 1 बच रहा, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 म्यू -2, इसे इधर ले आओ, 3 बराबर 2 म्यू, तो म्यू बराबर 3/2। बच्चों आसान सा सवाल था। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचते हैं। क्या कहा इसने इसमें कहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। चलो जरा कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये बन गया कॉनकेव मिरर, ये बन गया सामने प्रिंसिपल एक्सिस, ये रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रखा है हमने 1.5f पे, और कहीं यहाँ पे इसकी फोकस होगी और फोकल लेंथ है हमारी f। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी इसकी, आसान सा सवाल है, मिरर का फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। v निकालना है, इमेज कहाँ बनेगी, u दे रखा है -1.5f, फोकल लेंथ दे रखी है f, लेकिन उसको भी माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी इसी तरफ है, माइनस की तरफ, इधर प्लस इधर होगा माइनस, तो माइनस की तरफ है तो वो भी माइनस में 1/v, ये जो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1/f प्लस का, एक मिनट, माइनस का 1/f और फिर प्लस का 1/1.5f, नीचे ये f। अब एलसीएम ले लो 1.5f, f से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.5, फिर प्लस 1.5f से डिवाइड करेंगे तो 1, ये बचा माइनस का 0.5 और बटे में 1.5f, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 से इसको काट दो 3, तो 1/v बराबर माइनस का 1/3f, तो v बराबर आ गया माइनस का 3f। लो जी आंसर आ गया जी, ऑप्शन नंबर ए, एकदम आसान सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। ये एक आसान सा सवाल है, जस्ट इंफॉर्मेशन। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कौन सा कलर ऐसा है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो देखो भाई, ब्लू, ग्रीन, वायलेट या रेड। देखो आपको पता है विबग्योर का पैटर्न,
7 कलर होते हैं हमारे पास, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे आप आगे की तरफ चलोगे इनकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस हिसाब से सबसे छोटा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मिनिमम वॉयलेट कलर के लिए होती है, और सबसे बड़ा लैम्डा जो होता है, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम रेड कलर के लिए होती है। तो अब हमें सवाल में क्या पूछा, विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर के पास है। तो भाई साहब साफ साफ नजर आ रहा है विबग्योर से रेड कलर के पास है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों रेड। ठीक है, तो आसान सा सेशन था आज, कुछ ज्यादा इतनी टेंशन की बात नहीं थी, आसान। और कल मिलते हैं, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो, सभी का भला करो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं छोड़नी है, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, करते हुए चलना है। ठीक है, सेलेक्ट अपने आप हो जाओगे, उसकी टेंशन मत लो। चलो बच्चों, कल मिलते हैं, ओके।